समुद्री डाकुओं का नाम सुनते ही क्या याद आता है? शायद खजाने से भरे संदूक, कंधे पर बैठा तोता और एक सख्त, एक आंख वाला कैप्टन जो लोहे की मुट्ठी से अपने जहाज पर राज करता है ना? लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी तरह से सच है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? चलिए आज इसी पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं असलियत क्या थी। देखिए, जो हम फिल्मों में देखते हैं और जो असल में था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तानाशाह कैप्टन नहीं, कैप्टन को तो बाकायदा चुना जाता था, कोई नियम कानून नहीं। अरे उनके तो सख्त लिखित कायदे होते थे और सजा के तौर पर तख्ते पर चलाना। इसकी जगह उनके पास सोशल इंश्योरेंस जैसी एक सिस्टम थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो बात यह है कि ये समुद्री डाकू सिर्फ लुटेरे नहीं थे। नहीं, वे एक तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स थे और उन्होंने अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया था, एक ऐसा गवर्नेंस का तरीका जो उस जमाने के किसी भी बड़े व्यापारिक या नेवी के जहाज से कहीं ज्यादा डेमोक्रेटिक था। और इस सिस्टम की नींव थे उनके आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट, या जिसे हम पायरेट कोड भी कह सकते हैं। सोचिए, ये हर जहाज का अपना छोटा सा संविधान होता था और ये कोई हल्के फुल्के सुझाव नहीं थे, बल्कि पक्के कानून थे जिन्हें मानना सबके लिए जरूरी था। तो अराजकता बिल्कुल नहीं, असल में वे एक खुद बनाई हुई बेहद डिसिप्लिन्ड व्यवस्था में जीते थे। पर एक मिनट, सवाल तो ये उठता है कि आखिर कोई अपनी जान हथेली पर रखकर समुद्री डाकू बनता ही क्यों था? मतलब क्या मजबूरी थी? इसका जवाब जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि उस दौर में एक आम कानूनी जहाज पर नाविकों की जिंदगी आखिर थी कैसी। 18वीं सदी में चाहे वो कोई व्यापारिक जहाज हो या रॉयल नेवी का, उस पर जिंदगी सच पूछिए तो नर्क जैसी थी। कैप्टन की हुकूमत किसी तानाशाह से कम नहीं थी। नाविकों को मिलती थी बहुत कम तनख्वाह, सड़ा गला खाना और बात बात पर ऐसी सजाएं जिनके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। ये एक बहुत ही जालिम और दमनकारी सिस्टम था। ब्लैकबियर्ड के साथ काम कर चुके एक नाविक जॉन आर्चर ने एक बार कहा था, काश जहाज़ों के मालिक अपने आदमियों के साथ इतनी सख्ती न बरतते। यही सख्ती हमें कई गलत कामों की तरफ धकेलती है। ये शब्द उस गहरी हताशा और गुस्से को दिखाते हैं जो नाविकों के मन में था। उनके लिए डाकू बनना सिर्फ लूटमार का जरिया नहीं था, बल्कि उस जुल्म से आज़ादी पाने का एक रास्ता था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डाकू बनना कोई पागलपन या अराजकता का चुनाव नहीं था। नहीं, ये तो एक तरह का विद्रोह था, एक बेहतर, ज्यादा बराबरी वाला और ज्यादा न्यायपूर्ण समाज बनाने की एक जबरदस्त कोशिश, भले ही वो समाज सिर्फ एक तैरते हुए जहाज तक ही क्यों न सिमटा हो। तो इन नाविकों ने इस समस्या का हल कैसे निकाला? उन्होंने बनाया एक दस्तावेज, एक ऐसा दस्तावेज जिसे आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट या पायरेट कोड के नाम से जाना गया। अब देखते हैं कि ये था क्या और क्यों ये इतना क्रांतिकारी था। ये कोड या ये नियम हर समुद्री सफर से पहले बनाए जाते थे। ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, एक समझौता। सब लोग मिलकर तय करते थे कि जहाज पर जिंदगी कैसे चलेगी और सब उस पर अपनी सहमति देते थे। यही चीज जहाज पर ऑर्डर और इंसाफ की बुनियाद बनती थी। और जरा इस प्रोसेस को देखिए, कितना डेमोक्रेटिक है। पहले नियम लिखे जाते थे, फिर हर एक क्रू मेंबर उस पर वोट करता था और आखिर में सब लोग बाइबल, कुल्हाड़ी या पिस्तौल पर हाथ रखकर उन नियमों को मानने की कसम खाते थे। सोचिए, ये कोई ऊपर से थोपा गया कानून नहीं था, ये लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाया गया कानून था। और जब बात आती थी लूट के बंटवारे की, तो वो भी कमाल का फेयर था। जैसे मशहूर डाकू बार्थोलोम्यू रॉबर्ट्स के जहाज पर कैप्टन को एक आम नाविक से सिर्फ 2 गुना हिस्सा मिलता था, सिर्फ 2 गुना। इसकी तुलना जरा व्यापारिक जहाज़ों से करिए, जहां सारा का सारा मुनाफा मालिक और कैप्टन ही रख लेते थे। ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। और सुनिए, इतना ही नहीं, उनके पास एक तरह का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी था। मतलब अगर लड़ाई में कोई जख्मी हो गया तो उसे बाकायदा मुआवजा मिलता था। एक हाथ या पैर खोने पर 800 पीस ऑफ 8, या कह लें कि $800 मिलते थे। उस जमाने में एक आम नाविक के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम थी। रोजमर्रा की जिंदगी के भी नियम थे, जैसे पैसों के लिए जुआ खेलने पर पाबंदी थी ताकि आपस में झगड़े ना हो। रात 8 बजे के बाद मोमबत्तियां जलाना मना था ताकि आग लगने का खतरा न हो।
महिलाओं को जहाज पर आने की इजाजत नहीं थी, और अगर कोई झगड़ा हो भी जाए तो उसे जमीन पर ड्यूअल यानी कि द्वंद्व युद्ध से सुलझाया जाता था। मकसद साफ था, जहाज पर डिसिप्लिन और ऑर्डर बनाए रखना। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता था, क्योंकि ये सिर्फ कुछ नियम कानूनों की बात नहीं थी, ये तो पावर के एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, कह सकते हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस का मामला था। उनके सिस्टम की सबसे अनोखी बात थी डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम, यानी 2 लीडर। एक था कैप्टन, जो लड़ाई के दौरान एब्सोल्यूट बॉस होता था, लेकिन सिर्फ लड़ाई के दौरान। बाकी सारे समय असली पावर होती थी क्वार्टर मास्टर के पास। क्वार्टर मास्टर को भी क्रू ही चुनता था, और वो क्रू का नुमाइंदा होता था। खाना बांटना, लूट का हिसाब रखना, डिसिप्लिन बनाए रखना, ये सब उसकी जिम्मेदारी थी। ये पावर का एक शानदार बंटवारा था, ताकि कोई एक आदमी तानाशाह न बन जाए। उस दौर के एक मशहूर इतिहासकार कैप्टन चार्ल्स जॉनसन ने लिखा था कि क्वार्टर मास्टर क्रू के हितों का ख्याल रखता था और उनके लिए बोलता था। मतलब वो क्रू का सच्चा गार्डियन था। उसका काम ही ये था कि कैप्टन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। ये पोस्ट खास तौर पर आम नाविकों के हक की हिफाजत के लिए बनाई गई थी। तो आखिर में सबसे बड़ी पावर किसके पास थी? कैप्टन? नहीं। क्वार्टर मास्टर? बिल्कुल नहीं। असली और आखिरी ताकत पूरे क्रू के हाथ में थी। हर एक आदमी के पास एक वोट था। कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब मिलकर तय होता था। और सबसे बड़ी बात, अगर उन्हें अपना कैप्टन पसंद नहीं आता तो वो उसे किसी भी वक्त वोट करके हटा सकते थे। ये जो सिस्टम था, ये सिर्फ एक जहाज चलाने का तरीका नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर था। ये एक नए तरह के समाज का सपना था। एक ऐसा समाज जो जमीन पर मौजूद जालिम समाजों से बिल्कुल अलग हो। और इन डाकुओं के बीच एक जबरदस्त भाईचारा था। वे एक दूसरे पर हमला नहीं करते थे, बल्कि जॉली रॉजर यानी वो खोपड़ी और हड्डियों वाला झंडा सिर्फ दुश्मनों को डराने के लिए नहीं था, वो तो साथी डाकुओं को पहचानने और एक दूसरे की मदद करने का एक सिग्नल भी था। इसी सोच से लिबर्टालिया जैसी कहानियों ने जन्म लिया। मैडागास्कर पर एक काल्पनिक डाकू रिपब्लिक का सपना, एक ऐसी जगह जहां आज़ादी, बराबरी और भाईचारा हो, जहां किसी की जाति, धर्म या रंग से कोई फर्क न पड़े। अब भले ही लिबर्टालिया सिर्फ एक कहानी हो, लेकिन ये उस सपने को दिखाती है जो इन डाकुओं की आंखों में था। और ये सिर्फ एक सपना ही नहीं रहा, कुछ वक्त के लिए ये हकीकत भी बना। 1713 के आसपास बहामास में न्यू प्रोविडेंस नाम की जगह पर एक असली पायरेट रिपब्लिक बसाया गया। हाँ, ये ज्यादा दिन नहीं चला, पर इसने ये साबित कर दिया कि उनका खुद पर राज करने का आइडिया मुमकिन था। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। चुने हुए लीडर्स, पावर का बंटवारा, एक लिखा हुआ संविधान और हर आदमी के लिए वोट का अधिकार। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि ये डाकू, जिन्हें हम हमेशा से समाज का दुश्मन मानते आए हैं, असल में डेमोक्रेसी के शुरुआती और अनजान हीरो में से एक थे? सोचने वाली बात है।